नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी, जो वाकया मैं आप सबको सुनाने वाला हूं, वो बिल्कुल आंखें खोलने वाली कहानी है। और ये कहानी दिलचस्प भी है। दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कहानी में कोई खून खराबा नहीं है, कोई कत्ल नहीं है और किसी का अपहरण नहीं है, लेकिन है क्राइम की कहानी। तो आइए शुरुआत करते हैं और आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा वाकया बताते हैं। और मेरा दावा है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस देश में लोग कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से कानून को धोखा देने के हथकंडे अपनाते हैं, ढूंढते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो सारा किया धरा जो है वो मिट्टी में मिल जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। डीआरआई के आजकल बहुत चर्चे हैं। ईडी, डीआरआई, ये दो डिपार्टमेंट का जो एक्टिवनेस है उस पर कई बार लोग सवाल भी उठाते हैं और ये कहते हैं कि सरकार जो है अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए ईडी का या डीआरआई जैसे महकमों का इस्तेमाल करती है। सीबीआई का भी करती है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पिंजरे में बंद तोता भी कह दिया था। तो इस तरह के इल्ज़ाम इन डिपार्टमेंट्स पर लगते हैं। लेकिन ये भी सच है कि डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथों की कठपुतली नहीं होती, बल्कि अपना उनका एक इंडिपेंडेंट सेटअप भी होता है और वो बहुत अच्छे तरीके से नेशन को सर्व करते हैं, काम भी करते हैं। तो खैर, डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इस डिपार्टमेंट की जो बेंगलुरु यूनिट है उसको एक खबर मिलती है, एक जानकारी मिलती है। ये अब से 4 या 5 दिन पहले की बात है। जानकारी मिलती है कि एक लड़की जो कि सैंडलवुड की एक नामी एक्ट्रेस है, यानी हीरोइन है, वो दुबई से इंडिया आ रही है और उसके पास कोई संदिग्ध चीज़ है। ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी थी। बड़ी जानकारी इसलिए थी क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो कई फिल्मों में हीरोइन के तौर पर काम कर चुकी है, लोग उसे जानते हैं, एक सेलिब्रिटी है। वो दुबई से इंडिया आ रही है और उसके पास कोई संदिग्ध चीज़ है, उसे रोकना है या उसकी तलाशी लेनी है। तो ये काम डीआरआई के लिए, हालांकि अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन एक ऐसे किरदार पर जो वेल नोन हो, सेलिब्रिटी हो, उस पर हाथ डालने से पहले थोड़ा सा इवेलुएट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और सिर्फ इतनी सी जानकारी नहीं थी। ये जो एक्ट्रेस थी वो खुद तो एक अच्छी खासी नामी हीरोइन है ही, लेकिन उनके पिता कर्नाटक पुलिस में ही डीजीपी के पद पर हैं। डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर। हालांकि उनके पास जो नॉर्मल पुलिस है एग्जैक्टली उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके पास जिम्मेदारी है पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की। लेकिन हैं तो डीजीपी, पोस्ट तो वही है सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर की। तो एक डीजीपी की बेटी है और एक नामी एक्ट्रेस है, वो दुबई से भारत आ रही है और उसके पास कोई संदिग्ध आर्टिकल है, मोस्ट प्रोबेबली सोना है, और उसकी तलाशी लेकर चेक करके ये देखना है कि क्या वाकई वो तस्करी करके कोई चीज़ ला रही है या नहीं ला रही है। ये इन्फॉर्मेशन डीआरआई को मिली थी और डीआरआई को जैसे ही ये जानकारी मिली, डीआरआई का जो यूनिट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में, उसको जो है अलर्ट कर दिया गया, एक्टिव कर दिया गया कि आप लोग तैयार हो जाइए और अभी हमें जैसे ही वो पैसेंजर आती है हमें उसकी फ्रिस्किंग करनी है, उसकी तलाशी लेनी है और कोई भी चीज़ उससे जुड़ी हुई, चाहे उसका लगेज हो या उसके अटायर हो, कोई भी चीज़ बगैर जांच किए, बगैर चेक किए एयरपोर्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया, हाई प्रोफाइल कैरेक्टर तो है ही, इसके अलावा लड़की है तो फीमेल स्टाफ की भी ज़रूरत है, तो फीमेल स्टाफ को भी बुलाया गया, पूरी तैयारी की गई। ये एक तरह से रेड टाइप की सिचुएशन ही थी, समझ लीजिए। लेकिन हाँ, कोई अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर नहीं, बल्कि एयरपोर्ट पर ही ये तलाशी होनी थी। एग्जैक्ट टाइम पर दुबई से वो फ्लाइट आई और फ्लाइट आई रात को। इसके बाद ये जो एक्ट्रेस है, अब उसके नाम का भी मैं आपको खुलासा करता हूँ। इसका नाम है रान्या राव। रान्या राव फ्लाइट से नीचे उतरी, बाहर आई, और जैसे ही बाहर आई डीआरआई के लोगों ने रान्या राव को फ्लाइट से उतरने के बाद क्यू से अलग कर लिया, बाहर बुला लिया अपने पास, अपने तलाशी वाली जगह पर। और रान्या राव से कहा गया कि हमें आपकी तलाशी लेनी है और आपका जो लगेज है वो भी आप रख दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए, उसकी भी तलाशी लेनी है। रान्या राव बहुत शॉक्ड हो गई कि ये क्या बात हो गई, आपको पता नहीं मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, मैं अक्सर दुबई और फॉरेन ट्रिप्स जाती आती हूँ और मेरे पापा डीजीपी हैं, तमाम इस तरह की चीज़ें। लेकिन पुलिस वालों ने, जो डीआरआई के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक रूटीन चेकअप है,
हम आपकी तलाशी लेंगे, उसके बाद आप आराम से जा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन रान्या जो है वो रिलक्टेंट थी, तलाशी देने के लिए शुरू में तैयार नहीं थी। लेकिन जब कानून को का पालन कराने वाले एजेंसी के ऑफिसर्स जब किसी काम में लगते हैं तो जाहिर है किसी के रिलक्टेंट होने से वो रुकते तो हैं नहीं। तो डीआरआई के ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं, तलाशी तो ज़रूरी है, इसके बगैर आप जा नहीं पाएंगी। तो कुछ देर तक ये खींचतान चलती रही। फाइनली रान्या राव की तलाशी ली गई, यानी बॉडी फ्रिस्किंग की गई। जब बॉडी फ्रिस्किंग की गई तो ऐसी सच्चाई सामने आई, ऐसा खुलासा हुआ कि डीआरआई के जो ऑफिसर्स थे उनके लिए भी ये शॉकिंग था, और जब ये खबर अब पूरे पब्लिक डोमेन में है तो सारे लोग हैरत में हैं। रान्या राव ने खुद गोल्ड अटायर, गोल्ड ज्वेलरी, मैं कहूँगा जो गोल्ड ज्वेलरी उन्होंने पहनी थी वो 800 ग्राम वज़न की गोल्ड ज्वेलरी उन्होंने खुद पहन रखी थी। हालांकि एक आदमी नॉर्मली 800 ग्राम सोने के जेवरात पहनकर नहीं चलता, लेकिन रान्या राव ने पहन रखी थी। इसके अलावा रान्या राव ने जो कपड़े पहने थे उसके अंदर उसने एक बेल्ट पहन रखा था, और उस बेल्ट में पूरे 14 किलो सोने के बिस्किट्स और ब्रिक्स, जो भी आप कहें साइज़ के हिसाब से, तो वो पूरा 14 किलो दुबई का गोल्ड उनके उस बेल्ट में कंसील्ड किया हुआ था, छिपाया हुआ था, और वो कपड़े के अंदर वो बेल्ट पहनकर बहुत आराम से बाहर जा रही थी। अब जब चेकिंग हुई तो वो बेल्ट मिल गई। फिर डीआरआई के लोगों ने वो बेल्ट खोला। बेल्ट खोलने के बाद जब उसको पूरी तरह से डिसमेंटल किया गया, खोला गया, तो उसमें से सोने के बिस्किट्स और तमाम पीसेस मिले। वो 14 किलो वज़न का है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप ये समझ लीजिए कि इस 14 किलो की कीमत कितनी होगी। दुबई वाली जो गोल्ड है वो अगर अभी इंडिया में उसकी कीमत लगाई जाए तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आम तौर पर 1 किलो सोना जो है उसकी कीमत बनती है 80 लाख रुपए। और रान्या राव के पास 14 किलो सोना जो है वो बेल्ट में ही था, जिसको डीआरआई ने रिकवर किया, और उसकी कीमत बनेगी तकरीबन 12 करोड़ रुपए। इस हेवी अमाउंट का मटेरियल सोना रान्या राव लेकर जो है वो भारत आ रही थी, और डीआरआई को जो भी उनके इंटेलिजेंस इनपुट मिले उसकी बदौलत रान्या राव के बारे में पता चला, और रान्या राव को डीआरआई ने पकड़ लिया। अब सवाल यह है कि डीआरआई को पता कैसे चला, ये भी एक सवाल है, किसने बताया होगा। तो देखिए, डीआरआई के पास उनके अपने इन्फॉर्मर तो होते ही हैं, इंटेलिजेंस उनकी अलग होती है जो जानकारी जुटाती है, लेकिन साथ ही डीआरआई लोगों की एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रखती है। शॉकिंगली डीआरआई ने ये नोटिस किया कि रान्या राव जो है वो इसी महीने में, मतलब फरवरी महीने की ये बात है, मैं अगर पूरे इस साल की अगर मैं बात करूँ, जनवरी से लेकर अब तक रान्या राव दुबई जो है आना जाना उन्होंने 10 बार किया है, मतलब 10 बार गई हैं, वापस आई हैं। इतना फ्रिक्वेंटली कोई दुबई जा रहा है, वापस आ रहा है, ये अपने आप में एक रीज़न फॉर सस्पिशन है। तो डीआरआई को इस मामले में रान्या राव पर शक था। इसके बाद रान्या राव के बारे में और जानकारी जुटाई गई, तो और जानकारी में ये पता चला कि जब जब रान्या राव दुबई जाती है और वापस आती है, तब तब एक प्रोटोकॉल ऑफिसर रान्या राव को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचता है। उस प्रोटोकॉल ऑफिसर का काम क्या है? वो एयरपोर्ट के सारे जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उनको जाकर ये बताता है कि रान्या राव आ रही हैं, वो सैंडलवुड की एक्ट्रेस हैं, डीजीपी साहब की बेटी हैं, मैं उनके हवाले से यहाँ पर आया हूँ और रान्या राव जी को मुझे लेकर जाना है, तो आप बस प्लीज़ उनका एग्ज़िट करा दीजिए। तो प्रोटोकॉल ऑफिसर, जब एक सरकारी ऑफिसर वहाँ पहुँच रहा है और डीजीपी का हवाला दे रहा है, तो जाहिर सी बात है रान्या राव को वहाँ पर इतनी पूछताछ होती नहीं थी। इससे पहले रान्या राव के जो लगेजेस हैं उसको ऑफ कोर्स स्कैन किया जाता था, लेकिन उनकी बॉडी फ्रिस्किंग जो है नहीं होती थी। अब डीआरआई को ये शक है कि शायद इसी प्रोटोकॉल ऑफिसर की आड़ में रान्या राव इससे पहले भी कई बार गोल्ड स्मगल कर चुकी है, और दुबई जो इतनी बार फ्रिक्वेंटली वो आती जाती है, बार बार वो सोना ही लेकर आती है। डीआरआई को ये भी शक है कि रान्या राव का ये अकेले का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गोल्ड रैकेट है जिसका खुलासा डीआरआई को करना है। हालांकि डीआरआई ने अब उससे पूछताछ करके उसे कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। तो एक डीजीपी की बेटी और एक इतनी नामी एक्ट्रेस और ज़्यादा पैसा कमाने की जो चाहत, उस चाहत में वशीभूत होकर
उस लड़की ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली और इतना सारा गोल्ड स्मगल करके वो लेकर आ रही थी और रंगे हाथों पकड़ी गई। एक और दिलचस्प और ख़ास बात यह है कि 10 बार तो चलिए वो इसी साल में ट्रैवल कर चुकी है, लेकिन हाल के जो लास्ट 4 ट्रिप्स उसने लगाए हैं उन चारों बार उसकी इन ट्रिप में जो उसने ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस एक ही थी। एग्जैक्टली अगर कलर वाइज एक हो ना हो, लेकिन जो उसका अपीयरेंस था वो एक जैसा था। मैंने तो देखी नहीं वो ड्रेस क्या है और एग्जैक्टली जानकारी मैं जुटा भी नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद कोई लहंगे जैसी चीज़ होगी, क्योंकि अगर आप घाघरा चुन्नी या लहंगे जैसी चीज़ पहनते हैं तो ऊपर से नीचे तक जो है वो बॉडी ढकी हुई रहती है। ऐसे में कोई चीज़ अंदर छुपाने में सुविधा होती होगी, तो मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ कि शायद लहंगा चोली जैसी ही कोई चीज़ हो सकती है। तो रान्या राव हर बार वही ड्रेस पहन कर आती थी, 4 बार से कम वो यही ड्रेस पहन रही थी। तो इससे भी ये पता चलता है कि उस ड्रेस के अंदर जो है ये बेल्ट वो पहन रही थी जिसमें वो पॉकेट्स बने हुए थे, जिसमें वो सोने के बिस्किट छिपा रही थी। तो इस तरह से 14 किलो सोने के बिस्किट के साथ रान्या राव को पुलिस ने, DRI ने गिरफ्तार किया। इस मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि बेटी की गिरफ्तारी के बाद जर्नलिस्ट्स ने, खासकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जो DGP है रान्या राव के पिता रामचंद्र राव, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन रामचंद्र राव ने यह कहा कि मेरी बेटी की शादी आज से 4 महीने पहले हो गई है और इसके बाद ऑब्वियसली बेटी के साथ मेरा कोई रोज़ का वास्ता या ताल्लुकात है नहीं, वो हैप्पीली मैरिड है, कहीं और रहती है, तो इसीलिए मैं वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है इसके बारे में नहीं जानता हूँ और इसके लिए मैं जवाबदेह भी नहीं हूँ। ये रामचंद्र राव ने मीडिया से ये बात कही है। लेकिन एक कहानी ये भी है कि रामचंद्र राव पर इससे पहले भी एक बार एक संगीन इल्ज़ाम लग चुका है। हालांकि रामचंद्र राव उस बार जो है वो कानून के शिकंजे में तो नहीं आए थे, गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन उन पर इल्ज़ाम ज़रूर लगा। एक ज्वेलर ने साल 2014 में रामचंद्र राव पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए झटक लेने का इल्ज़ाम लगाया था। उस मामले की जांच हुई और इस मामले की शुरुआत यूं हुई कि मैसूरू से केरल एक बस जा रही थी, जिस बस में कुछ अनअकाउंटेड मनी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए होने की सूचना मिली थी। अब जब पुलिस को ये सूचना मिली तो पुलिस ने उस बस पर रेड की, उसे रुकवाया। रुकवाने के बाद एक आदमी के पास से वाकई पुलिस को 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिले। लेकिन ये जो 2 करोड़ 20 लाख रुपए मिले, उसमें से जब आगे जांच हुई और जांच के बाद जब प्रॉपर FIR या इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि 2 करोड़ रुपए तो अकाउंटेड थे, यानी उसका हिसाब किताब था। 20 लाख रुपए अनअकाउंटेड थे, यानी उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। लेकिन इन रुपयों का पोजीशन जिस आदमी के पास था, उस आदमी का कनेक्शन रामचंद्र राव से निकला और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रामचंद्र राव का बॉडीगार्ड था। बॉडीगार्ड गिरफ्तार हो गया। हालांकि रामचंद्र राव पर कोई आंच नहीं आई DGP पर, और बॉडीगार्ड डकैती के इल्ज़ाम में तब गिरफ्तार हुआ था। तो एक तरह से देखा जाए तो रामचंद्र राव पर पहले भी इल्ज़ाम लग चुके हैं। इस बार रामचंद्र राव पर इल्ज़ाम तो नहीं है, लेकिन रामचंद्र राव की बेटी इतने संगीन जुर्म में पकड़ी गई है और तस्करी जैसे मामले में पकड़ी गई है, और अब तक का जो हिसाब किताब है इन्वेस्टिगेशन का, उससे लगता है कि वो एक बड़े रैकेट से जुड़ी हुई है और पहले भी वो इस तरह का काम कर चुकी है। यहाँ पर बेशक DGP इस बात से इनकार करें कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि रान्या राव को आखिर वो प्रोटोकॉल ऑफिसर कैसे मिलता था। जाहिर है रान्या राव कोई सरकारी ऑफिसर तो है नहीं, पिता ही प्रोटोकॉल ऑफिसर भिजवाते होंगे। तो पिता के हवाले से या पिता की जानकारी में या गैर जानकारी में मुझे नहीं पता, अगर कोई एक प्रोटोकॉल ऑफिसर एयरपोर्ट पर आता है और रान्या राव को सेफली सस्पेक्टेड आर्टिकल्स और आइटम के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकाल कर ले जाता है, तो फिर इस पूरे मामले की बड़े लेवल पर जांच होनी चाहिए कि किन किन लोगों की इस मामले में भूमिका रही है। यहाँ तक कि सूत्र ये भी बताते हैं कि रान्या राव जब एयरपोर्ट से प्रोटोकॉल ऑफिसर के ज़रिए उसकी मदद से बाहर निकल जाती थी तो एयरपोर्ट के बाहर बाकायदा सरकारी गाड़ी खड़ी होती थी और उसमें वो हीरोइन बहुत ठसक से बैठती थी और फिर अपने घर यानी सेफ लोकेशन पे वो चली जाती थी। बीच रास्ते में भी कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछताछ नहीं। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। अब सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ DGP की जानकारी में है और बेटी इस तरह का काम कर रही है तो फिर ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब इसी साल जो जानकारी सामने आई है, इस साल में तो अभी ये 3रा महीना ही चल रहा है, शादी जो है वो 4 महीने पहले हुई है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम नवंबर या दिसंबर में हुई होगी।
तो इस साल अभी ये तीसरा महीना चल रहा है, 2 महीने गुजरे हैं और इन 2 महीनों में भी वो बार बार गई है, आई है, 10 बार तो मैंने आपको बता दिया, और उसमें प्रोटोकॉल ऑफिसर ने उसे रिसीव किया है। तो प्रोटोकॉल ऑफिसर तो जाहिर सी बात है रान्या राव का खुद का तो होगा नहीं, फिर उनके पिता का ही होगा। तो इस मामले की भी जांच जो है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की फिलहाल ज़रूरत है। आने वाले दिनों में डीआरआई इस मामले की जांच को कहां तक पहुंचाती है, कौन कौन से लोग इस मामले के लपेटे में आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और इस केस से जुड़ी अगर कोई नई जानकारी होगी तो मैं आप लोगों को उसके बारे में ज़रूर अपडेट करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपने इस पेशकश को ख़त्म करूं, आइए कुछ कमेंट जो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस स्टोरी पे किए हैं, उन कमेंट्स को मैं अभी पढ़ता हूं और आपके कुछ सवालों का भी जवाब देता हूं। 1 मिनट का मुझे और समय दीजिए, मैं यूट्यूब पर ही अपनी वो स्टोरी ढूंढने में लगा हूं जो मैंने कल आप लोगों को सुनाई थी। बिल्कुल, एक स्टोरी हमने आपको बताया था कि जयपुर में एक केस जो एक्सीडेंट का था, उस केस में एक मेजर ट्विस्ट आया और एक्सीडेंट का केस जो है वो न सिर्फ मर्डर केस में कन्वर्ट हुआ, बल्कि ये पता चला कि एक्सीडेंट जिस आदमी का हुआ उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके सगे बड़े भाई ने करवाया था। लेकिन क्यों कराया था उसने ऐसा, और कैसे एक्सीडेंट का एक मामला मर्डर के मामले में तब्दील हुआ, इस पर मैंने आप लोगों को एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी सुनाई थी जिस पर आप लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। इसरार शेख साहब हैं महाराष्ट्र से, वो बता रहे हैं कि शम्स सर हमेशा ऐसा कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं रहा जिसके साथ क्राइम ना हुआ हो। बिल्कुल, ये तो एक नोन फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब मुझे लगता है, और ऐसा नहीं कि कोई आज की बात है, सदियों से ऐसा होता रहा है। जब कहते हैं ना कि इस दुनिया में माँ बेटे से या माँ बेटी से पवित्र और क्लोज निट रिलेशन और क्या होता होगा, लेकिन कातिल बेटे भी मिलते हैं, कातिल माँ भी मिलती है, तो बाकी किसी रिलेशन की और बात ही क्या करनी। बंजारा हैं और बंजारा ने कहा है कि ग्रेट सर, आज आपने बहुत सही सुनाया, कहीं भी नहीं भटके। थैंक यू वेरी मच इस तरह की हौसला अफजाई के लिए। रेखा भट्ट हैं, इनका ये कहना है कि नशा बहुत बुरी आदत है, जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच। राघवेंद्र तिवारी जी ने भी कमेंट किया है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, बहुत स्वागत आपका। प्रदीप भांबू जी भी रेगुलर लिसनर हैं। साई रत्ना ये भी रेगुलर लिसनर हैं और ये कह रहे हैं कि मेरी ये दिली चाहत है कि आप एक लाइव करें और उसमें आप सिर्फ लोगों के सवाल जवाब, कमेंट्स और बातचीत हो, कम से कम 30 मिनट का लाइव हो, उसमें कोई क्राइम स्टोरी ना हो। आखिरी 3-4 मिनट से दिल नहीं भरता, हो सके तो 30 मिनट के लाइव से दिल को सुकून मिले, इस पर विचार अवश्य करें। देखिए साई रत्ना जी, ये इच्छा आपने जाहिर की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस तरह के कई लाइव प्रोग्राम को देखना पसंद करेंगे। मतलब हो सकता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, मैं भी करता हूँ, आप सबसे करता हूँ, लेकिन किसी दिन मैं लाइव प्रोग्राम लेकर शुरू हो जाऊँ और पता चला आप लोग आए नहीं तो फिर घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। तो इसीलिए लगता है कि जो चल रहा है फिलहाल वही रहने दीजिए। जिम इन जिम के नाम से एक आईडी है, उन्होंने नमस्कार दादा लिखा है, तो ये या तो बांग्ला जानते हैं या खुद बंगाली हैं, तो इसीलिए उन्होंने उस तरह से नमस्कार की जगह नमस्कार लिखा है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, मेरी ओर से भी नमस्कार आपको। लीला बाहेती ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। ये हैदराबाद से हैं, हमारी रेगुलर लिसनर हैं, इन्होंने बताया अपने बारे में। 3 मार्च हमारे टाटा जी का बर्थडे है सर, हमारा जमशेदपुर दुल्हन बन गया है, आई लव माई JSR, ये बेबी रानी ने कहा है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग टाटा से हैं वो तो खैर जानते हैं, बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं, चूँकि 3 मार्च जो है वो जमशेद जी टाटा का डेट ऑफ बर्थ है, तो उनकी बर्थडे का सेलिब्रेशन हर बार पूरा टाटा ग्रुप जो है वो बहुत धूमधाम से करती है। और चूँकि टाटा शहर ही जो है वो जमशेद जी टाटा का बसाया हुआ है, तो वहाँ पर 3 मार्च को इतनी ज़बरदस्त रोशनी, इतनी ज़बरदस्त सजावट होती है कि बस आप पूछिए मत। मतलब वो देखना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो अगर आप में से कभी किसी को मौका मिले कि 3 मार्च के आसपास अगर आप टाटा नगर जमशेदपुर पहुँच पाएँ तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। और वहाँ पर खासकर एक जगह है जुबली पार्क, आप सबने नाम सुना होगा, काफ़ी मशहूर वो लोकेशन है। जुबली पार्क में जो सजावट होती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। मुझे लगता है कि कई ऐसे फॉरेन डेस्टिनेशन भी शायद जुबली पार्क की उस सजावट के सामने, 3 मार्च वाली बात मैं कर रहा हूँ, फेल हो जाए। तो एनीवे भास्कर अरगड़े जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। निखिल रूल्स के नाम से एक आईडी है, ये निखिल फ्रॉम दिल्ली है। इन्हें लगा कि मुझे लगा आज आप स्टोरी नहीं सुनाओगे, बट नाउ आई एम हैप्पी। ऑनेस्टली सेइंग, कल मैं थोड़ा इस सोच में था कि सेमीफाइनल का मैच है, आज अगर मैं स्टोरी रिकॉर्ड करके सुनाऊँ भी तो पता नहीं कौन सुनेगा, लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे। और मैं सोच रहा था कि कल मैं गोली दे दूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत डांट पड़ेगी, आप सारे लोग नाराज़ होंगे, तो इसलिए मैं
फिर हाजिर हो गया। मधुर मिश्रा जी ने भी कमेंट किया है, उपमा वत्स ने कमेंट किया है, सुप्रतिम भाई नमस्कार, अब तो किसी भी रिश्ते पर आंख बंद कर भरोसा करना सही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा है। मधुर मिश्रा जी ने कहा है कि हम आप दोनों के बहुत बड़े फ़ैन हैं सर, प्लीज़ बताइए। क्या बताऊं? एनीवे, फ़ैन हैं ये तो आपने बता दिया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी कमेंट किया है, सुप्रतिम सर आप, मेरा ये सवाल है कि आपको ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? बिल्कुल इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। देखिए, इसके लिए मैं पूरी तैयारी करता हूँ। मैं बहुत सारे वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स ये सब पढ़ता हूँ, यूट्यूब चैनल्स सर्व करता हूँ, और जो हमारा आज तक का नेटवर्क है, तो आप समझिए इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आज तक, तो उसमें कितना न्यूज़ का इन्फ्लो होता है। हर शहर में, छोटे बड़े शहरों में हमारे रिपोर्टर हैं, एजेंसीज़ की खबरें आती हैं, फॉरेन की न्यूज़ एजेंसीज़ जो है उसके इनपुट यहाँ पर आते हैं। तो हमारे पास सूचनाओं का भंडार है, उसमें से मुझे फ़िल्टर करना होता है कि कौन सी खबर आपके लिए लेकर आऊँ। कई बार विदेश की खबरें मिलती हैं, लेकिन वो खबरें जो है आप लोगों को बहुत जचती नहीं। मैं फ़ॉरेन के पुलिस इन्वेस्टिगेशन की खबरें कभी कभी तो सुनाता हूँ, लेकिन कई बार ये कमेंट्स पढ़ता हूँ कि फ़ॉरेन की छोड़िए, आप तो भारत की ही सुनाइए, तो इसलिए भारत की खबरें भी सुनाता हूँ। तो यूँ ही चलता रहता है। कुल मिलाकर रिसर्च इसके लिए करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और ऑब्वियसली मैं ये इस बात को महसूस करता हूँ कि अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है, लेकिन ये कोशिश चलती रहेगी, ये वादा है। विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, एंटरटेन के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। रुआ बली का कमेंट है, उन्होंने रमज़ान मुबारक कहा है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक भाई, और ईद की अग्रिम बधाई। हालांकि अभी तो 1 महीना पड़ा है, लेकिन बहुत पहले से मैं आपको विश कर रहा हूँ। मधुर मिश्रा जी और निवेदिता गुप्ता जी ने कहा है कि मुझे लगता है कि कत्ल ही सब मर्ज़ की दवा है, नहीं ऐसे लोग को दूसरे का कत्ल करने लगे। ओके, उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कत्ल ही सारी मर्ज़ की दवा है, इसीलिए वो कत्ल करते हैं दूसरों का, और ये बिल्कुल गलत सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अपराध जो है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसको किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। सिर्फ तभी अपराध जस्टिफाई है जब आपकी अपनी ज़िंदगी पर बनी हो, और कानून भी इस बात की आपको इजाज़त देता है कि अगर आपको लगे कि कोई आपको मार देगा, तो आप भी आत्मरक्षा में उस पर हमला कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जान भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब जाकर जान ले लिया। आपको फिर वो साबित करना होगा कि आपके ऊपर हमला हो रहा था, आपने आत्मरक्षा में हमला किया है, तो कानून इस बात की छूट देता है। अदरवाइज किसी भी सूरत में, किसी भी तरह कानून तोड़ना या कानून का मजाक उड़ाना, जान लेना, जान लिवा लेना, ये सब जस्टिफाइड नहीं है, और ऐसे करने के बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आज मेरे सीनियर कैमरा पर्सन, हमारे जो सहयोगी हैं विनोद शिकारपुरी जी, वो सामने खड़े भी हैं, तो साइन ऑफ में उनका भी मैं नाम लेना चाहता हूँ स्पेशली। उनको भी मेरी ओर से इजाज़त दीजिए, मतलब मैं उनकी ओर से आप सबसे इजाज़त मांग रहा हूँ, दीजिए, और फिर मैं हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक्य के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।